मैं पता है क्या सोच रही थी? मैं ये सोच रही थी कि मैं टॉफी लेने जा रही हूँ। तो वहां पे जब मैं टॉफी लेने गई ना, तो मेरे हाथ में जैसे ही मैंने डिब्बे से टॉफी निकाली, 4 टॉफी आ गई। डिब्बे से जैसे ही मैंने टॉफियां निकाली, तो कितनी टॉफी आई? 4 टॉफीज। तो मैंने उससे पूछा, माइक को म्यूट रखेंगे। मैंने उससे पूछा कि ये टॉफियां कितने रुपए की है। मैंने उससे क्या पूछा कि ये टॉफियां कितने रुपए की हैं। तो क्या था, 4 टॉफियां यहाँ कर रही हूँ। 4 टॉफियां निकली, उसने मेरे को बताया कि ये टॉफी तो कितने रुपए की है? 10 रुपए की है। तो फिर मैंने उनको बोल दिया, आप ऐसा करो, मुझे 6 टॉफियां दे दो। कितनी टॉफियां दे दो? 6 टॉफियां दे दो। तो मुझे ये बताओ कि, रिपीट मत करो मेरे साथ साथ क्योंकि मेरी आवाज दब जाती है, आप चैट बॉक्स में ही लिखेंगे जो भी है। तो मैंने उससे बोला कि आप मुझे 6 टॉफियां दे दो, तो आप मुझे ये बताओ कितने रुपए में आएंगी। वो चैट बॉक्स में आंसर देंगे। 60 रुपए में। टोकरी 10 रुपए की है। नहीं, मैंने बोला 4 टॉफी है, वो 10 रुपए की है। दोबारा लिख देती हूँ, ये 10 रुपीज की है। तो मैंने बोला कि 6 टॉफी कितने रुपए की है। मुझे क्या पता भाई एक टॉफी कितने की है, मुझे तो आंसर चाहिए। मेरे साथ जो हुआ, दुकान पे गई, मैंने आपको बता दिया। अब आपने बताना है कि कितने की होंगी। कुछ का आंसर आ रहा है 15 रुपए, एक का आया 60 रुपए, दो का आया 60 रुपए। मैम एक टॉफी हमने 10 की मानी, आप कह रहे हो कि 4 टॉफी 10 की। अपने आप से कुछ नहीं मांगना है डाटा, मैंने आपको डाटा जो है आपको मैंने दे दिया। मैंने जैसे ही डिब्बे से टॉफियां निकाली तो 4 टॉफी मेरे हाथ में आई। मैंने उनसे पूछा कि कितने रुपए की है ये। उन्होंने मेरे को बोला कि 10 रुपए की है ये टॉफियां। जो 4 टॉफियां है, उन्होंने बोला कि आपको 10 रुपए देने पड़ेंगे। तो फिर मैंने उनको बोला कि ऐसा करो, आप मुझे 6 टॉफियां दे दो। तो वो मेरे से कितने रुपए मांगेगा, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ। मैम 15 रुपए। कशिश की आई थी सुबह रिक्वेस्ट, रोल नंबर 36। चैट बॉक्स में लिखो, कोई 25 बता रहा है, कोई 15 बता रहा है, कोई 60 बता रहा है। तो चलो मैं बता देती हूँ। एक और रिप्लाई आता है और ये बताता है 15। मैक्सिमम लोग 15 बता रहे हैं, देखते हैं क्या। जब हमें पता चला कि 4 टॉफी 10 रुपए की है, हम कर लेंगे माइक को। हमें क्या पता चला कि 4 टॉफी कितने की है भाई? 10 रुपए की है। तो एक टॉफी की निकालेंगे सबसे पहले हम। एक टॉफी का मतलब होगा कि कम की होगी वो। और कम करने के लिए हम हमेशा क्या करते हैं? डिवाइड। कम करने के लिए करेंगे डिवाइड। जैसे ही मैंने इसको डिवाइड किया, जैसे ही मैंने इसको डिवाइड किया, तो मुझे पता चल गया कि एक टॉफी की कीमत इतने रुपए है। और मुझे अब एक के कंपेयर में ज्यादा निकालनी है, और जब भी हमें ज्यादा चीज निकालनी हो तो हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। इसका मतलब हो गया 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 5 तिये 15। 6 टॉफी मेरी कितने की आएंगी? 15 रुपए की। मैक्सिमम बच्चों का आंसर यही था। आपको समझ आया? उसने मेरे को बोला 2 टॉफी 5 की। बेटा मैंने ये पूछा ही नहीं आपसे 2 टॉफी कितने की, मैंने तो जो पूछा वो आंसर दो ना। मैं पूछ रही हूँ कि स्कूल जाने का रास्ता कौन सा है ना? आप मुझे क्या बता रहे हो कि, है ना, ऑडिटोरियम जाने के लिए आपको यहां से जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं करना। जो क्वेश्चन पूछा जाए उसी तरीके से आंसर देना है। मैंने जब 4 टॉफियां निकाली तो उसने, दुकानदार ने मेरे को बताया कि 10 रुपए की है। तो मैंने कहा 6 टॉफियां दे दो। वो 6 टॉफियों का प्राइस कैसे निकालेगा? उसे पता है कि भाई एक टॉफी का प्राइस कितना है। एक टॉफी का क्या होगा? कम होगा, क्योंकि 4 से कम कर रहे हैं हम, 4 से कम कर रहे हैं। तो कम करने के लिए हमेशा डिवाइड करते हैं। जब भी आप किसी चीज को डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या होगा आपका? कम आता है। तो डिवाइड करेंगे, 10/4 करेंगे, इतने रुपए की है। अब आप इसको यहाँ पे काटापिटी करोगे, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। हम क्या करेंगे? इससे आगे ही सोल्व करेंगे। आगे सोल्व करने के लिए हमने क्या किया? आगे सोल्व करने के लिए हमने लिखा 10/4 गुना में, क्योंकि ये एक से ज्यादा है, ज्यादा करने के लिए हम गुना कर देते हैं। ये आएगा। अब इसको काटेंगे, यहाँ पे काट के दिखा देती हूँ। 6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 5 तिये 15। कितना आ गया? 15 रुपए आपका आंसर आ गया।
अब इस तरीके के कोई भी जो क्वेश्चन है आपसे पूछे जाएंगे, सवाल है वो पूछे जाएंगे, तो क्या आप आंसर कर सकते हैं? यस मैम। कोई जिसे ना समझ में आया हो ये कॉन्सेप्ट? चलो ठीक है, ये अभी आपके दिमाग में फ्रेश फ्रेश दिमाग था आपका, मैंने सोचा पहले ये कॉन्सेप्ट घुसा देती हूँ। अभी हम इसी के बारे में बात करेंगे, है ना, लास्ट में करेंगे, इससे आपके न्यूमेरिकल सोल्व होंगे। बस मैं चेक कर रही थी आपको मैथ कितना आता है। तो हम वैलेंसी के बारे में बात कर रहे थे कल, किसके बारे में बात कर रहे थे? वैलेंसी, संयोजकता। संयोजकता क्या होती है? जो आउटर मोस्ट सेल होती है, जो आउटर मोस्ट आपकी रिंग होती है, उसमें क्या है, आउटर मोस्ट रिंग में आपके कितने क्या प्रेजेंट है, कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। इसको ये जो छोटी छोटी बॉल्स बोली गई है ना, इसे इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। अगले चैप्टर में आप पढ़ोगे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या होता है। तो ये जो आउटर मोस्ट सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं वही क्या कहलाती है? संयोजकता कहलाती है, मतलब कि आपकी वैलेंसी कहलाती है। ठीक है, तो हमें अगर हाइड्रोजन की वैलेंसी देखनी थी तो हाइड्रोजन का क्या है? एटॉमिक नंबर 1 है, और इसको इसमें डालने की कोशिश करेंगे, रिंग में डालने की कोशिश करेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 रिंग में 1 ही आएगा। जब अगर हम यहाँ पे मैग्नीशियम के इसकी बात करें, तो मैग्नीशियम में हमने जब इलेक्ट्रॉन्स डालने की कोशिश की तो हमें पता है कि मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या कितनी है? 12। तो पहले रिंग की कैपेसिटी क्या होती है? वो मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो हमने पहले इसमें 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए, फिर आगे शुरू करेंगे। दूसरे रिंग में भी 8 आ सकते हैं, तीसरे में भी 8, फिर 8 8 8 आते हैं, कितने भी रिंग आ जाए। तो दूसरे रिंग में हम 8 डालेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 ये प्लस 2 ये कितने हो गए? 10। 10 के बाद हमारे कितने बचते हैं? जैसे देखो 2 प्लस 8 10 प्लस कितने बचेंगे? 2, तभी तो 12 होंगे। तो लास्ट वाले रिंग में कितने आए? 2। ये इसकी क्या हो गई? वैलेंसी। ये इसकी क्या हो गई? वैलेंसी। अब यहाँ पे वैलेंसी के कॉन्सेप्ट में एक चीज और बता देती हूँ। वैलेंसी क्लियर होगी आपको? संयोजकता किसे बोलते हैं, ये क्लियर हो गया? यस मैम। यस मैम। यस मैम। आपके पास चैट बॉक्स भी होता है यस मैम लिखने के लिए, ठीक है। तो मैं क्या बोल रही थी, वैलेंसी का इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। फिर इसके बाद एक चीज आती है आयंस। क्या होते हैं? आयंस। आयंस पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, ऋणात्मक भी हो सकते हैं, धनात्मक भी हो सकते हैं। जब स्टार्टिंग में मैंने आपको ये क्लासिफिकेशन कराया था, मोनो एटॉमिक, डायटोमिक कराया था, हेट्रो एटॉमिक और होमो एटॉमिक कराया था, तो वहां पे आयंस में मैंने लिखा था कैटायंस और आपके एनायंस, धनात्मक और ऋणात्मक। क्या बताया था? धनात्मक और ऋणात्मक बताया था, याद है आपको? याद है आपको? धनात्मक और ऋणात्मक बताया था। अब वो धनात्मक और ऋणात्मक कैसे होता है मैं ये बता देती हूँ। जैसे कि मान लो क्या होता है, अगर मैं हूं, मेरा घर है, ठीक है, मेरे घर से आगे वाले घर में क्या होगा? यहाँ पे फिंगर्स का एग्जांपल लेते, बहुत दूर नहीं जाते। जैसे कि ये है, ठीक है, ये मेरे फिंगर्स है, इसमें से कुछ लोग अमीर हैं, कुछ लोग क्या है? गरीब है। कुछ लोग क्या है? अमीर है, कुछ लोग गरीब है ना। तो अगर इस पड़ोसी को इसके साथ अच्छे रिलेशन बना के रखने हैं, क्या बोल रही हूं मैं, इस पड़ोसी को इसके साथ क्या है? अच्छे रिलेशन बना के रखने हैं, तो ये शेयरिंग करेंगे, है ना। शेयरिंग इज केयरिंग सिखाया ना मम्मा ने, तो वही करेंगे। तो ये क्या करेगा? अपनी चीजें इसे भी दे देगा और ये अपनी चीजें इसे भी दे देगा। ये चीज डिपेंड करती है कि हम किसके साथ अपने अच्छे रिलेशन बनाना चाहते हैं। जैसे कि साक्षी है, मुस्कान है, रिया है। साक्षी जो है वो क्या है? रिया की अच्छी दोस्त है, तो वो क्या करेगी? पेंसिल, रबर, इरेजर या कुछ भी चीज चाहिए होगी वो आपस में एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर लेंगे। मान लो कभी रिया के पास पेंसिल नहीं है तो साक्षी क्या करेगी? उसे दे देगी, है ना। कभी रिया के पास कोई चीज नहीं है तो वो उसे दे देगी या फिर ले लेगी, मतलब उनके बीच में म्यूचुअल रिलेशन होता है देने और लेने का। अगर मान लो साक्षी के पास बहुत सारे पैसे, क्या है? साक्षी के पास बहुत सारे पैसे हैं लेकिन रिया के पास क्या है? कम है,
तो इन केस अगर रिया को पैसे की जरूरत होगी तो साक्षी देगी या नहीं देगी? देगी ना। हाँ, तो यही होगा, साक्षी क्या है, दे देगी। और जब साक्षी देगी तो चाहे हम भाई कोई कितना भी अच्छा दोस्त हो, है ना, तो पैसा तो भाई पैसा होता है ना। जब अच्छी दोस्त वो है उसकी मदद तो कर देगी, लेकिन क्या करेगी, वो अपने सिर पे एक टैग लगा देगी कि भाई मैंने इसकी मदद की है। क्या बना देगी, मैंने इसकी मदद की है। जो ये टैग है, ये किस चीज का टैग होगा, प्लस का। प्लस, एक बात बताओ, घटा ज्यादा पावरफुल या जमा ज्यादा पावरफुल? मैम जमा। जमा ज्यादा पावरफुल। तो पावरफुल वही होता है जिसके पास पैसे ज्यादा हो। जिसके पास पैसे ज्यादा हो वही क्या होता है, रिच होता है, पावरफुल होता है। वही क्या होता है, कटायन होता है, मतलब धनात्मक। धन मतलब पैसा, धन आत्मक। और जब अगर जिसके पास धन ज्यादा है वही तो डोनेट कर सकता है ना दूसरे को, है ना। तो जब वो पैसे डोनेट करेगा अपना, तो अपने ऊपर क्या लगा लेगा, एक अपने सिर के ऊपर टैग लगा लेगा, किस चीज का, प्लस का, कि भाई मेरे पास पैसे ज्यादा थे, मैंने पैसे दिए हैं। ठीक है, साक्षी ने क्या किया, एक क्राउन पहन लिया प्लस वाला, कि भाई मेरे पास पैसे ज्यादा थे और मैंने दिया है। ऐसे ये क्या करते हैं, जो एटम्स होते हैं ये भी ऐसे ही करते हैं। जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, उनके पास पावर होती है कि वो दूसरे के साथ क्या कर सके, शेयर कर सके। लेकिन जब वो शेयर करते हैं तो अपने सिर पे क्या लगा लेते हैं, एक टैग लगा लेते हैं। वो जो क्या होती है, गुड़िया होती है, वो यहाँ पे वो नहीं लगा के रखती रिबन सा, है ना, कि वो सुंदर दिखे। इस तरीके का टैग लग जाता है कि भाई एक फ्लावर सा बन जाएगा, मतलब प्लस का साइन लग जाएगा। या फिर जो ये क्या थी दूसरी लड़की, कौन थी, रिया। हाँ, रिया क्या है, वो माइनस का टैग लेके घूमेगी कि भाई मैंने इसके पैसे ले रखे हैं, क्योंकि उसके पास कहीं ना कहीं होता है ना कि भाई मैंने किसी के पैसे ले रखे, पैसे ले रखे, मैंने उसका उधार चुकाना, है ना। और जब तक पैसे ले और दे रखे हैं तब तक उनके बीच में बॉन्डिंग भी क्या रहेगी, स्ट्रॉन्ग रहेगी। क्योंकि रिया को पता है अगर मैंने कुछ उल्टा सीधा करने की कोशिश की तो साक्षी अपने तुरंत क्या मांग लेगी, पैसे मांग लेगी। तो रिया क्या कोशिश करती है कि साक्षी को खुश रखा जा सके। और वो खुश कैसे रखेगी, उसके साथ अच्छी बॉन्डिंग बना के। समझ पा रहे हैं ये स्टोरी? यस मैम। हाँ, तो अभी इलेक्ट्रॉन भी हमारे जैसे ही होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी हमारे जैसे ही होते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, एक एग्जांपल लेती हूँ मैं, यहाँ पे ले लू, दिखाई दे रहा है? जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, HCl। HCl, तो इसमें क्या होता है, ये पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव होता है। ये पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव होता है। इस बात का क्या मतलब है कि ये अमीर था, ये क्या था, अमीर था, धनात्मक था, और ये ऋणात्मक, इसके पास कम थे। तो इसने जो बॉन्ड है इसके साथ शेयर किया। और बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड इस तरीके का होता है, मतलब ये इसकी दोस्ती का बॉन्ड है। इसने क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, और इसने इसको दिया, तो इसने क्या किया, एक्सेप्ट किया। इसने एक्सेप्ट तो कर लिया, लेकिन इस पे एक चार्ज आ गया, इसे पॉजिटिव चार्ज मतलब धनात्मक, और इधर नेगेटिव चार्ज मतलब ऋणात्मक। और जो पॉजिटिव चार्ज है इसे बोलेंगे धन आत्मक, आत्मक मतलब कैटायन, और दूसरे को बोलेंगे ऋण आत्मक, ऋण आत्मक मतलब एनाइन। सुना होगा ना कि मैं तो ऋणी हो रहा हूं। ऋणी मतलब क्या, कि मैंने किसी का क्या ले रखा है, कर्ज ले रखा है। एक बार और बता दी, इतने को मिटा दो, जो ये हमने किया हुआ था इसको मिटा दो, पहले वाले को। जैसे कि मान लो दो बच्चे हैं, इसका नाम H है, और एक ये बच्चा है, इसका नाम
Cl है। ठीक है, एक का नाम क्या है, H है, मतलब हाइड्रोजन है, और दूसरे का नाम क्या है, क्लोरीन है। आपको पता है हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसके पास कितने होते हैं, 17। इसके पास कितने होते हैं, 1। एटॉमिक संख्या जो मतलब आपकी क्या है, एटॉमिक संख्या इसकी कितनी होती है, 1, जो थोड़ी देर पहले यहाँ पे लिखी हुई थी, इसकी कितनी होती है, 17। तो इसको जब हम रिंग में डालने की कोशिश करेंगे तो हमें पता है कि ये ऐसे आएगा, और 17 को डालने की कोशिश करेंगे तो कैसे डलेगा, इसके चारों तरफ रिंग आएगी, कितने हो गए, 2। ये क्लोरीन है ना, यहाँ पे Cl लिख देते, 2। फिर एक और रिंग बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8। 8 और 2 कितने हो गए, 10। और 17 बनाने के लिए करना पड़ेगा, एक और रिंग बनानी पड़ेगी। 10 के बाद 7 और डालेंगे हम यहाँ पे, कितने डालेंगे, 7। 1 2 3 4 5 6 और 7। क्योंकि देखो इसको जोड़ के देखते हैं, 2, क्योंकि पहली रिंग में मैक्सिमम 2 ही डाल सकते हैं, फिर 8 और फिर 8। 10 और 8 कितने हो गए, 18। लेकिन हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 17। तो लास्ट वाले में कितने डालेंगे, 7। अब एक बात बताओ, इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है, 8 की। तो एक बात बताओ, या तो इसे दोस्ती करनी है किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, दोस्ती करनी है हाइड्रोजन के साथ, है ना। तो एक बात बताओ, ये क्या करेगा, ये जब ये ज्यादा अमीर है, ये क्या है, रिच है, और ये क्या है, पुअर है। ये क्या है, पुअर है, और ये क्या है, रिच है। तो एक बात बताओ, ये हाइड्रोजन इसके साथ कंप्रोमाइज करना पसंद करेगा या फिर ये वाला इसके साथ कंप्रोमाइज करना पसंद करेगा। हाइड्रोजन क्लोरीन को अपनी चीज देना पसंद करेगा या फिर जो क्लोरीन है ये अपनी साथ चीज देना पसंद करेगा, क्योंकि इसके पास एक ही चीज है, हाइड्रोजन के पास एक ही चीज है, जबकि क्लोरीन के पास आउटर वाली शेल में क्या है, 7 है। मैम क्लोरीन देना चाहेगा। क्लोरीन देना चाहेगा। और कोई बच्चा, यस मैम, क्योंकि मैम हाइड्रोजन तो एक ही है ना। एक ही है। तो एक बात बताओ, कभी आपने देखा है कि अमीर लोग गरीबों के साथ दोस्ती कर रहे हैं, मैम नहीं देखा। हाइड्रोजन लेकिन लेना चाहेगा। होते हैं तो ऐसा करते हैं। मैम हाइड्रोजन लेना चाहेगा। हाइड्रोजन लेना चाहेगा, लेकिन ये क्यों देगा भाई इसे, ये तो Yes, ma'am. ऑलरेडी जो अमीर लोगों में थोड़ा अभिमान भी तो आ जाता है कि हम क्यों मदद करें, ये हमारे कहाँ काम आएगा, ये भी तो होगा ना। यस मैम। हाइड्रोजन अब एक चीज समझते हैं, एक बात बताओ, अगर मैं आपको बोल दूं कि ये इलेक्ट्रॉन उठा के यहाँ पे डाल दो, है ना, या फिर मैं आपको बोल दूं, आपको दो में से एक काम करना है, जो दो बातें मैं बोल रही हूँ उसमें से एक काम करना है। पहले नंबर पे मैं आपको बोलती हूँ कि ये इलेक्ट्रॉन उठा के यहाँ पे डाल दो ताकि इसमें 8 हो जाए। दूसरी बात मैं क्या बोलती हूँ, ये 7 इलेक्ट्रॉन उठा के इसमें डाल दो ताकि ये 8 हो जाए। तो आप क्या करना पसंद करोगे, मैम हाइड्रोजन को डालना चाहेंगे इसमें एक। एक बच्चा बोलेगा, एक बच्चा बोलेगा, हाथ उठाओ, कौन बोल रहा है। 17 में डालना चाहेंगे। बेटा ऐसे आवाज क्लियर नहीं आ रही, एक जना बोले। मैम एक को 17, मैम H को Cl में डालना चाहेंगे। क्यों भाई, ऐसा क्यों करोगे आप, नजीर, क्यों करोगे भैया आप ऐसा। कोई दूसरा बच्चा बताना चाहेगा, इसने बोला कि हाइड्रोजन को ये इसमें क्लोरीन में डालना चाहेगी, लेकिन क्यों। मैम क्योंकि उसके रिंग में 7 ही है और उसमें एक और डल जाएगा तो वो 8 पूरा हो जाएगा। तो आप 7 भी तो उठा के इधर डाल सकते हो। कोई और बच्चा बता सकता है। मैम हम Cl को H में डालना चाहेंगे क्योंकि वो H गरीब है। गरीब है तो आप अपनी सारी गरीब को कर दोगे। मैम हम बताएं। हाँ बताओ शिवानी। मैम क्योंकि जो H अगर H में से Cl को दे देंगे तो मैम, क्योंकि Cl में से 7 को H को देंगे तो मैम उसमें एक ही आएगा H में, तो इसलिए हम
H वाला Cl को देंगे। अच्छा, आप बोल रहे हो कि इसमें मैक्सिमम कैपेसिटी 2 आने की है, क्योंकि ये पहली रिंग में उससे ज्यादा ले नहीं सकता। क्या करोगे, ma'am. H वाला Cl को दे दोगे, यस मैम। यही बोल रहे हो? हाँ। यस मैम। एक बात तो ये भी है कि इसमें 2 से ज्यादा पहली बात आ ही नहीं सकते। दूसरी बात आप यहाँ पे एक ये समझेंगे, अगर कोई गरीब है ना तो अमीर के साथ दोस्ती करना पसंद नहीं करता। दोस्ती कब होती है, जब गरीब लोग उससे हाथ बढ़ाए कि चलो मैं आपकी थोड़ी सी मदद कर देता हूँ। वो गरीब ये सोचेगा चलो मैं इसकी मदद करके देखता हूँ, क्या पता बदले में ये मेरी भी मदद कर दे। ऐसा यूजुअली होता है कि नहीं होता है? यस मैम, होता है। ऐसा ही होता है। हमें ये नहीं सोचना कि दानवीर बन के नहीं दिखाना, हमें जो सच्चाई होती है ना दुनिया में उस पे काम करना, थोड़ा वैसे ही सोचना प्रैक्टिकली। तो क्या होता है, गरीब लोग बड़ों के साथ हाथ मिलाने की कोशिश करते हैं कि पहले मैं मदद कर दूं, क्या पता उसके मन में भी मदद की कोई विचार आ जाए और वो भी मेरी बदले में कभी ना कभी मदद कर दे, है ना। और दूसरी बात, एक चीज को उठा के यहां से यहां पे रखना आसान होगा कंपैरेटिवली 7 चीजों को उठा के इसके पास लाना, है ना। चलो लाने को हम एक और रिंग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, है ना। लेकिन अगर मैं 7 चीजों को यहाँ पे उठा के रखूंगी तो वो कंपैरेटिवली ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि मेरे को वर्क ज्यादा करना पड़ेगा। जबकि मैं एक को उठा के यहाँ पे रख दूंगी तो वो मेरे लिए आसान होगा कि नहीं। यस मैम। और हर कोई क्या करना चाहता है, कम काम करना चाहता है। तो ये क्या करेगा, ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन किसे दे देगा, इसे दे देगा। जब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसे दे रहा तो यहाँ पे क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। भाई ये भी बता रहा है कि भाई मैंने क्या कर दिया, दान कर दिया। भले ही मेरे पास एक था लेकिन फिर भी मैंने क्या कर दिया, वो दान कर दिया है। तो इसने जब ये इलेक्ट्रॉन लिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और आउटर मोस्ट इसमें कितने आ जाएंगे, 8 आ जाएंगे। तो आपने यहाँ पे क्या देखा, इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया, इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी, 1 प्लस या फिर +1 लिख दो, है ना। इसकी वैलेंसी क्या होगी, -1। क्या होगी, -1। ठीक है, तो दोनों की वैलेंसी तो है 1 ही, लेकिन आप देख रहे हो यहाँ पे +1 है और यहाँ पे -1 है। और अपनी बुक खोल के देखो, जो आयंस का पार्ट दिया गया है उसमें आपके ये बोला गया है कि पहले आपने क्या लिखना है, सिंबल लिखने हैं। क्योंकि कल मैं बता रही थी केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है, तो उसमें क्या बोला गया था कि पहले हमें सिंबल लिखना, पहले सिंबल। और आपने क्या लिखा, क्लोरीन लिखा, हाइड्रोजन लिखा और आपने क्लोरीन लिखा। और इन्हीं के नीचे फिर क्या बोला गया आपको कि इनके नीचे वैलेंसी लिखो, +1 -1। क्या लिखो, वैलेंसी लिखो कि +1 -1। अब तीसरा स्टेप क्या आता है केमिकल फॉर्मूला लिखने में, इनको क्रॉस कर दो। क्या कर दो, क्रॉस कर दो, मतलब कि H और Cl, है ना। अब एक चीज है यहाँ पे कि यहाँ पे 1 था और 1 था, तो जब 1 लिखा जाता है ना तो उसमें जरूरी नहीं है कि यहाँ पे हम मेंशन करें, 1 मेंशन करें, है ना। अगर मान लो कोई दूसरा एग्जांपल होता, इसको तो हमने क्या बोल रहे बेटा, पर मैम प्लस माइनस का तो निशान देखेंगे ना। हाँ देखेंगे, अगर लेकिन इनको सेपरेट करेंगे ना तब बिल्कुल H + Cl-, तो ऐसे लिखेंगे। अगर ये एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाए हुए हैं, जब वो दोस्त है आपस में, ये दोस्त बन गए, इन्होंने बॉन्डिंग कर ली, एक दूसरे के साथ क्या मिला लिया, हाथ मिला लिया, तो क्या आप अपने दोस्त को ये बताते घूमते हो सबके सामने कि देखो ये तो गरीब था, मैंने इसकी मदद कर दी? नो मैम। तो ऐसा यूज कर रहे हो, जब ये साथ में है किसी को नहीं बता रहे, लेकिन जब ये अलग हो रहे हैं तो इन्होंने अपने ऊपर क्या ले रखा है, टैग ले रखा प्लस और माइनस का, धनात्मक का और ऋणात्मक का। क्या है, धनात्मक का और ऋणात्मक का। यस मैम। देखो बेटा मैंने ये बोला है कि दो क्या थे एटम से, हाइड्रोजन और क्लोरीन। हमें पता है कि हाइड्रोजन का जो ये क्या नाम है, 1 मिनट, इस गुड़िया का नाम क्या है, कशिश। बेटा आपने पुरानी वीडियो देखी है? नो मैम। नहीं देखी है। जो बच्चे कल प्रेजेंट थे उनको समझ आया है सभी को? यस मैम। यस मैम। कोई बच्चा ऐसा है जो कल प्रेजेंट है और जिसे समझ ना आया? कोई एक भी बच्चा ऐसा है जो कल प्रेजेंट था और उसे समझ ना आया हो? नहीं है। तो बच्चा आप क्या करेंगे कशिश, पहले आप पुरानी वीडियो देख लेंगे फिर आपको समझ आ जाएगी। देखो क्योंकि अभी मैं बार बार वो चीज रिपीट कराती रहूंगी तो क्या होगा,
आगे बच्चों का टाइम वेस्ट हो रहा है, क्योंकि मैं सोच रही हूँ आज ये चैप्टर कंप्लीट कर दूं। 2 बार तो एक्सप्लेन कर चुकी हूँ मैं, है ना। तो बाकियों का समझ आ गया तो आपको भी समझ आ जाएगा, और नहीं समझ आएगा तो फिर से बता देना, फिर दोबारा डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। एक डाउट क्लास भी रखेंगे। तो फिलहाल ये समझ लो आप, इन्होंने आपस में दोस्ती कर ली, और इसके अगर ये अलग अलग होंगे तो अपना साइन दिखाएंगे, अदरवाइज ये साइन नहीं दिखाएंगे। और यहाँ पे एटॉमिक संख्या जो आपका क्या था, एटॉमिक क्या बोलते, परमाणु संख्या जो थी वो 2 + 8 + 7 थी। क्लोरीन की मतलब 17 थी। 17 को जब हम तोड़ के देखेंगे तो 2 + 8 + 7 होगी, और इसमें इस तरीके से इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, और इसकी क्या होती है, 1 होती है। तो 1 तो हमें आसानी से क्या है, यहाँ पे 1 ही भरना था। तो ऐसे ही कोई दूसरा एग्जाम्पल लेके देखते हैं हम, दूसरा एग्जाम्पल लेके देखते हैं। तो कैटायन आयनायन का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया। तो ऐसे ही बहुत लिस्ट होती है कैटायन और एनायन की। जैसे कि मैं आपको बना के दिखाऊं, कैटायन में आपका क्या क्या आ सकता, मतलब धनात्मक में, कैटायन मतलब धनात्मक। एक होता आपका एनायन मतलब कि ऋणात्मक, ऋणात्मक। तो यहाँ पे आप देखते हैं तो आपका होता है मैग्नीशियम 2+, मैग्नीशियम 2+, क्या होता है, धनात्मक होता है। यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रॉन्स लिख रही हूँ ना बेटा, ये इलेक्ट्रॉन्स लिख रही हूँ, ये मतलब इसने डोनेट किए हैं, 2 डोनेट किए हैं, ये बता रहा है ना। यहाँ पे फिर सोडियम, सोडियम एक ही डोनेट कर सकता है। फिर आपका है क्लोरीन, क्लोरीन भी एक, ये यहाँ पे क्यों ना भाई, क्लोरीन यहाँ पे आया, ऋणात्मक होगा। क्लोरीन आपका ऋणात्मक होगा। एल्यूमिनियम Al3+, मतलब 3 इसने डोनेट किए हैं। CO3 2-, आपकी बुक में ये गलत दिया हुआ है, क्लोरीन को यहाँ पे लिखा हुआ, आप साइन देख लो ना। क्लोरीन यहाँ पे भी देखा हमने, समझा क्या है, ऋण लगा होता है इस पे, तो यहाँ पे ये इस कैटेगरी में आएगा। अपनी बुक में भी क्या कर लेंगे, सही कर लेंगे। फिर आपका आता है SO4, SO4 आपका 2-, सल्फेट, सल्फेट आयन जो होता है आपका ये होगा। हाइड्रोक्सी आयन OH-, ये यहाँ पे, ये आपकी ऋणात्मक की कैटेगरी है, और ये आपकी धनात्मक की कैटेगरी है। Ca2+, ये कैल्शियम, 2 इलेक्ट्रॉन। आपने देखा होगा ना वो क्या होता है, क्या होता है, कौन सा बूस्टर आता है, एनर्जी बूस्टर, उसमें कैल्शियम जो होता है बोनबीटा होता है, या कौन सा होता है, ऐड देखी होगी आपने। तो उसमें Ca++ लिखा होता है, या तो 2 बार ++ लिख लो या फिर 2+ लिख लो, मतलब कि वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की पावर रखता है, कौन, कैल्शियम, इसलिए लिखा होता है वो। समझ आई आप उसके पीछे की केमिस्ट्री क्या होती है लिखने की। यस मैम। तो ऐसा होता है, ये क्या है, आपके धनात्मक है, ये आपके ऋणात्मक है। ऐसे ही अगर मैं आपको दूसरे एग्जांपल से समझाऊं तो हम ले सकते हैं किसका एग्जांपल, मैग्नीशियम और क्लोरीन का लेते हैं, मैग्नीशियम और क्लोरीन का लेते हैं। क्लोरीन में कितने होते हैं, एटॉमिक संख्या कितनी होती है क्लोरीन की, नहीं याद की आपने, मैंने कल लिखवाई थी 17। और इसकी होती है ना क्लोरीन की, और मैग्नीशियम की कितनी होती है, मैग्नीशियम की एटॉमिक संख्या जो मैंने कल बताई थी वो बताओ कितनी होती है, 17 तो क्लोरीन की बता रहे हो, उसकी 12 होती है। तो इसको तोड़ के देखेंगे, 2 + 8 कितना हो गया, 10 + 2, तभी तो 12 बनेगा। इसको तोड़ के देखते हैं, 2 + 8 कितना हो गया भाई, 10 + 7, यही तो बनेगा इसका, है ना। तो इसको क्या करेंगे, अब रिंग में डालने की कोशिश करते हैं। हमें पता 3 रिंग बनेंगे, 1 2 और 3। ये किसके लिए है, मैग्नीशियम के लिए। पहले रिंग में हमने 2 डाल दिए, दूसरे रिंग में 8 डालेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। लास्ट वाले रिंग में 2 डालेंगे, 1 और 2। और यहाँ पे भी हम बनाएंगे क्लोरीन के लिए, क्लोरीन का तो बना ही हुआ था, बेकार में मिटाया हमने। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए, 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे, 2 3 4 5 6 7 8।
और 7 बाहर आएंगे, 1 2 3 4 5 6 और आपका 7, इस तरीके से आएंगे, है ना। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि आउटर रिंग में हम अगर एक डाल सके, क्या देख रहे हैं, आउटर रिंग में हम एक डाल सके कहीं और से, मतलब ये हमें ना इसको जोड़ नहीं रहे हैं, इस केस में हम इसको जोड़ नहीं रहे हैं। मैं आपको सिखा रही हूँ केमिकल फॉर्मूला लिखना कैसे। जैसे कि मान लो हमें पता है कि इसमें अगर एक और डाल दिया जाए तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, फुलफिल हो जाएगी। और आउटर सेल में या तो हम एक डालें या फिर एक निकालें, या फिर 2 निकाले 4 निकाले, वो डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर कि वो किसके साथ दोस्ती करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक डाल दें तो क्या हो जाएगी, इसकी वैलेंसी फुलफिल हो जाएगी। तो हम इसके नीचे क्या लिख सकते हैं, इसको इस तरीके से लिखेंगे कि इसकी वैलेंसी कितनी है, 1। आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 1। या फिर आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वो लिख सकते हैं कि आउटर मोस्ट सेल में इधर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है 2। और भाई अब ये किस तरीके से डिसाइड हो कि हम ये देखें कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन डालने हैं या फिर ये देखें कि कितने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनना, शायद क्लियर नहीं हुआ होगा आपको। अब देखो यहाँ पे मैं क्या देख रही हूँ कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो इसकी वैलेंसी मैंने लिख दी 1। और यहाँ पे मैं क्या देख रही हूँ, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो मैंने इसकी वैलेंसी क्या लिख दी, 2। अगर मैं यही देखूं कि भाई इसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो इस हिसाब से तो यहाँ पे वैलेंसी 7 होनी चाहिए थी, लेकिन मैंने वैलेंसी आपको कितनी बताई, 1। अब इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या डिपेंड करता है कि भाई इसमें एक इलेक्ट्रॉन डाल के ये कंप्लीट रिंग पूरा हो सकता है या फिर निकाल के रिंग पूरा हो सकता है ना। तो हम इसका 8 का हाफ करके देखेंगे, 8 का हाफ करके देखेंगे तो क्या आएगा भाई, 4 आएगा, है ना। अगर 4 से संख्या नीचे है, 4 से संख्या नीचे है तो हमें पता है कि भाई हमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स लेने पड़ेंगे उस सेल को फुलफिल करने के लिए, मतलब कि पूरा भरने के लिए। समझ पा रहे हैं मेरी बात? मैम एक बार और बता दो। नहीं समझ पा रहे ना, चलो दोबारा बताती हूँ। देखो हमें पता है कि भाई किसी भी सेल में हम मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं, है ना। मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स डाल सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स डाल सकते हैं। तो हमें ये देखना है कि उसमें और इलेक्ट्रॉन डालना आसान है 8 बनाने के लिए या फिर उसमें से निकाल लेना आसान है ना। क्या बोल रही हूं मैं, हमें ये देखना है क्या उसमें इलेक्ट्रॉन डाल देना आसान है या फिर इलेक्ट्रॉन निकाल देना आसान है ना। एक अगर मान लो, ये किससे पता चलेगा कि आसान है, हम अगर मान लो 50% हमारा काम हो रखा है तो हम डाल भी सकते हैं या फिर निकाल भी सकते हैं, है ना। अगर हमारा 50% से काम कम है तो हम ये सोचेंगे भाई इस काम को रहने ही दो, दूसरा ही कर लेगा, दूसरे को दे देते हैं, सोचेंगे कि नहीं। यस मैम। समझ पा रहे, कोरिलेट कर पा रहे मेरी बात को? जैसे कि मान लो एक रिंग है, इसमें 4 ये इलेक्ट्रॉन है। अब एक बात बताओ, 4 है तो मुझे इसमें 8 बनाने के लिए 4 और डालने पड़ेंगे, 2 3 4। तो यहाँ पे तो बात क्या है, बराबर है, 50-50 काम है ना। अगर मान लो यहाँ पे 4 से भी कम होते, 4 से भी कम होते, मान लो यहाँ पे 3 होते, 1 2 3, तो इसमें मेरे को कितने डालने पड़ते, 5 डालने पड़ते, मतलब कि मेरे को काम क्या करना पड़ता, ज्यादा, है ना। अगर मतलब 5 डालने पड़ते मुझे तो काम क्या होता, ज्यादा ज्यादा काम, है ना। अगर मान लो यहाँ पे 5 प्रेजेंट होते, 1 2 3 4 5, तो इसमें मेरे को कितने डालने पड़ते, 3, तो काम क्या होगा, कम। तो भाई मैं यही सोचूंगी ना, मैं कम काम करूं, ज्यादा काम क्यों करूं, यही तो सोचूंगी। यस मैम। तो जो सा काम आसान होगा हम वो करने की कोशिश करेंगे। अगर उसमें हमें कम डालने पड़ रहे हैं तो वैलेंसी क्या होगी, हम वो मानेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे 1 डालना पड़ रहा है तो हम वैलेंसी क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। लेकिन इस वाले में देखें तो बाहर वाले सेल में कितने हैं, 2, तो 8 डालने में बहुत मेहनत लगेगी, बाकी के 6 और डालने में बहुत मेहनत लगेगी। तो हम क्या सोचेंगे कि भाई हमारे पास 2 है तो इसकी वैलेंसी कितनी मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं। समझ पाए? नहीं समझ आया, कैसे 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 क्या बताएं? देखो दोबारा से समझेंगे, यहीं से समझ आएगी ये चीज आपको, और कोई तरीका नहीं।
हमारे पास एक रिंग है, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स है, 4 इलेक्ट्रॉन्स है। हम इसको मैक्सिमम कितने बना सकते हैं? 8 बना सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8। और 8 बनाने के लिए हमें इसमें कितने डालने पड़े? 4। 8 बनाने के लिए कितने डालने पड़े? 4। 4। दूसरे नंबर, इसमें इलेक्ट्रॉन थे 3। इसमें अगर हमें 8 बनाने हैं तो 3 तो ऑलरेडी प्रेजेंट थे, तो और कितने डालेंगे हम? 4 5 6 7 8। मतलब कि हमें कितने डालने पड़े? 5। 5। अगर यहाँ 2 प्रेजेंट है तो इसको क्या है, 8 बनाने के लिए हमें डालने पड़ेंगे 6। 6 डालने पड़ेंगे। अगर यहाँ पे 1 प्रेजेंट है तो हमें कितने डालने पड़ेंगे? 7। 7, है ना। अगर वो तो है ही। अब इससे ऊपर वाला कॉन्सेप्ट देखते हैं। इससे ऊपर वाला कॉन्सेप्ट क्या होगा कि अगर यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? 5 प्रेजेंट है, 1 2 3 4 और एक 5। 5 और हमें इसे करना है क्या? खाली। क्योंकि यहाँ पे अगर मुझे 8 डालने हैं, यहाँ पे क्या बनानी है? 8 बनाने, तो मुझे कितने डालने पड़ेंगे? 3। 3 डालने पड़ेंगे। 8 बनाने तो कितने डालने पड़ेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर यहाँ पे कितने प्रेजेंट है? यहाँ पे हम 6 प्रेजेंट है, 3 और 3 6, तो कितने डालने पड़ेंगे? 2। 2 3 4 5 6 7 8। अगर यहाँ पे कितने प्रेजेंट आपके पास? 7 2 3 4 5 6 7। इसमें डालना पड़ेगा मुझे 1, है ना। तो किसमें ज्यादा मेहनत लग रही है? जैसे जैसे हम नीचे आ रहे मेहनत ज्यादा लग रही है, क्योंकि हमारा सेंटर पॉइंट कौन सा था? ये। मेहनत क्या लग रही है? ज्यादा। तो आप ये काम करना पसंद करेंगे, काम करना पसंद करेंगे कम मेहनत वाला? मैम ऊपर वाला। यस ऊपर वाला मैम। ये करना पसंद नहीं करोगे। जैसे कि मान लो यहाँ पे 7 थे, यहाँ पे क्या थे आपके? 7 थे, है ना। तो आप इसमें क्या करोगे? 1 डालना पसंद करोगे, है ना। 1 ही तो डालना पसंद करोगे। यस मैम। काम वाला, 1 मिनट बच्चे, क्या बोल रहे हो? काम वाला, कम वाला, अच्छा कम वाला। तो ठीक है, आप 1 डालना पसंद करोगे, इसकी इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 1। कितनी होगी? 1। और यहाँ पे आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास। क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसमें मेहनत ज्यादा नहीं लगेगी? लगेगी ना। इधर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो हमें 6 डालने की जरूरत पड़ेगी। तो हम भाई क्यों करेंगे इतनी मेहनत, है ना। तो हम क्या करेंगे? हम क्या सोचेंगे कि भाई इसको भी खाली कर देते हैं, हम इसको क्या कर देते हैं? डोनेट कर देते हैं, दूसरे को दे देते हैं, है ना। तो ये इसकी वैलेंसी कितनी मानी जाएगी? 2 मानी जाएगी कि 2 इसने दान कर दिए। तो ये वैलेंसी इस पे डिपेंड करती है कि कौन सा काम करने में हमें मेहनत कम लग रही है। तो इसलिए मैग्नीशियम की भी वैलेंसी 2 है और यहाँ पे क्लोरीन की वैलेंसी 1 है, जबकि यहाँ पे 1 की जरूरत है और ये यहाँ से 2 दे सकता है। तो वैलेंसी का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया? यस मैम। हालांकि आपको इतनी डिटेल में नहीं समझना था, बस मैंने आपको इसलिए समझा दिया कि आपको कंफ्यूजन ना हो। क्योंकि आप देखोगे ना, कई बार आप वैलेंसी देखोगे, आपको कम वाली नजर आ रही है, कई बार ज्यादा वाली नजर आ रही है, वो कंफ्यूजन पैदा ना हो। हालांकि मुझे पता है आप इतना सोचते भी नहीं, आपने तो रट लेना था, है ना। पर मैंने आपको सोचने पे मजबूर कर दिया है, अब तो आप सोचोगे ही, है ना। तो इससे क्या होगा, ये इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? Mg2Cl। तो अब इसको हमने क्या करना है? क्रॉस करना है। इसको हमने क्या करना है? क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। करके। हाँ, Mg के साथ आएगा 1, Cl के साथ आएगा 2। और जब ये जो 1 होता है ना, इसको लिखने की ये नहीं जरूरत नहीं है। हाँ, MgCl2 आएगा। MgCl2 आएगा आपका। तो ये तरीका होता है आपका केमिकल फॉर्मूला लिखने का। समझ आया? मैम। यस मैम। ठीक है।
अगर आपसे कोई भी फॉर्मूला लिखने के लिए बोला जाए तो लिख दोगे ना? कोई बच्चा ऐसा है जिसको ना समझ आया हो कि वैलेंसी कैसे लिखी जाती है या फिर केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है? केमिकल फॉर्मूला के सारे रूल पता चल गए आपको? बताओ भाई। रिवाइज कराओ। यस देखो, हमने क्या करना है, केमिकल फॉर्मूला लिखना सीखना है। केमिकल फॉर्मूला लिखना सीखना है। सबसे पहली बात हमें उसका सिंबल पता होना चाहिए। सबसे पहली बात क्या है, हमें उसका सिंबल पता होना चाहिए। जैसे कि मैग्नीशियम को Mg बोलते हैं, आयरन को Fe बोलते हैं, लेड को Pb बोलते हैं, हाइड्रोजन को H बोलते हैं, ऑक्सीजन को O बोलते हैं। ठीक है, पहली बात, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, हमें उसकी वैलेंसी पता होनी चाहिए, उसकी संयोजकता पता होनी चाहिए। संयोजकता कैसे पता चलती है? हमें उसकी एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। एटॉमिक मतलब अणु, परमाणु, परमाणु संख्या पता होनी चाहिए। हमें क्या पता होनी चाहिए? उसकी परमाणु संख्या पता होनी चाहिए, तभी हमें उसकी क्या पता चलेगी? वैलेंसी, संयोजकता पता चलेगी। अब संयोजकता में दूसरी बात ये आती है, हमें कैसे पता चलेगी? आउटर रिंग में जितने प्रेजेंट है, आउटर रिंग में जितने प्रेजेंट है उसको संयोजकता माने, या फिर उसमें जितने की कमी है उसको संयोजकता माने। वो आपको पता चल जाएगी, क्योंकि मैंने पूरा एक्सप्लेन करके बताया। पता चल जाएगी? यस मैम। से यस यस मैम। ओके, पता चल जाएगी। कोई भी बच्चा ऐसा है जिसको ना पता चले? कोई भी बच्चा क्या ऐसा है जिसको ये ना पता चले कि संयोजकता कैसे लिखी जानी है? नो। ओके, ठीक है, आगे हम बात करते हैं। हमें संयोजकता पता चल गई। अब इसमें क्या होता है कि ये पता करना कि कोई भी क्या है, कोई भी क्या है, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये इस चीज पे डिपेंड करता है कि वो शेयर क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं। इस बात पे ये फॉर्मूले क्या होते हैं आपके? तैयार होते हैं। ठीक है कि नहीं है? और जो ये वैलेंसी में 1 होता है, ये लिखने की हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती। एक पॉइंट आपका क्या होगा केमिकल फॉर्मूले में? ये होगा। अब एक पॉइंट और होता है कि कई बार हो सकता है कि ये इलेक्ट्रॉन पॉलीएटॉमिक हो। पॉलीएटॉमिक मैंने आपको बताया ना कि 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरीके से हो सकते हैं इलेक्ट्रॉन। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो हो सकता है आपका NH4 2SO4 2 NH4 NH4 2SO4 इस तरीके से मान लो कोई आपका फॉर्मूला है। तो यहाँ पे जो ये पॉलीएटॉमिक है, इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब समझते हैं आप? इस बात का ये मतलब है कि जो SO4 है ना, ये तो एक है, और इसके साथ जो NH4 है ना, ये 2 है। NH4 और NH4, तो इसमें ये पॉलीएटॉमिक हो गया। मतलब मोनोएटॉमिक होता तो एक एटम होता, लेकिन यहाँ पे 2 एटम्स है, तो 2 एटम्स है तो एक तरीके से पॉली हो गया। मोनो से अलग जितने भी होते हैं पॉलीएटॉमिक में हम उसे कंसिडर कर सकते हैं। तो उसको हम ब्रैकेट के बाहर लिखते हैं। उसको हम क्या करते हैं? ब्रैकेट के बाहर लिखते हैं। ओके, तो ये आपका केमिकल फॉर्मूला लिखने का क्या होता है? तरीका होता है। फिर इसके बाद एक और बात आती है, जो आपने वो पढ़ा होगा चार्जेस, मैंने आपको बता दिया, वो पढ़ा होगा क्या? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मतलब कि धातु और अधातु पढ़े होंगे पिछले, मतलब आई थिंक पिछले टर्म में था ये आपके चैप्टर, है ना? यस मैम, पिछले चैप्टर में था धातु, अधातु, उपधातु। हाँ, धातु अधातु पढ़ा होगा। तो है ना, उसमें क्या होता है कि कुछ धातु होते हैं, कुछ अधातु होती है। जब ये कंबाइन कर रहे हो तो इसमें कुछ धातु हो सकते हैं और कुछ अधातु हो सकते हैं। तो जैसे कि मैं आपको एग्जांपल लेके दिखाती हूँ। जैसे कि मान लो आपका है CaO, CaO, ये क्या है? अधातु, मतलब कि नॉन मेटल, नॉन मेटल। एक होता है आपका धातु, कैल्शियम क्या होगा फिर आपका? धातु, मतलब कि आपका मेटल, है ना? यही होगा ना? यस इसमें क्या होता है, जब धातु और अधातु एक साथ होते हैं तो धातु को हम पहले लिखते हैं। कोई भी केमिकल फॉर्मूला लिखते हुए हम धातु को
को क्या करते हैं, पहले लिखते हैं। देखो आपने देखा ना, धातु पहले लिखा है मैंने, और अधातु क्या लिखा है, बाद में लिखा है। ऐसे ही मान लो NaCl है, NaCl है, तो ये अधातु है और ये आपका क्या है, धातु है। ठीक है, समझ गए, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? नो मैम। अगर आपको बोला जाए कि कोई भी केमिकल फॉर्मूला लिखो तो क्या आप लिख सकते हैं? सबसे पहले उसमें आपको क्या पता होना चाहिए, सिंबल पता होना चाहिए, फिर उसकी क्या पता होनी चाहिए, वैलेंसी पता होनी चाहिए, फिर आपको ये भी पता होना चाहिए अगर मेटल है, मतलब कि धातु है, उसे पहले लिखे और नॉन मेटल है उसको बाद में लिखे। दूसरी बात, उनकी वैलेंसी पता होनी चाहिए। वैलेंसी को जब आप क्रॉस करके लिखेंगे तो उनको इस तरीके से लिखा जाएगा, और वैलेंसी जो आपकी ये 1 होगी उसको लिखने की जरूरत नहीं होती, उसको लिखने की जरूरत नहीं होती। और दूसरी बात, अगर पॉली एटमिक मतलब बहु क्या होता है, बहु पॉली एटमिक, बहु परमाणुक कोई होगा, तो उसमें क्या करेंगे, आप इसको ब्रैकेट के बाहर मेंशन करेंगे कि भाई ये 2 है, 4 है, 10 है, 12 है, ये है। ठीक है, तो यहां तक मैंने आपको समझा दिया। मैं तो सोच रही थी आज आपको न्यूमेरिकल भी करा दूं, पर टाइम तो हो गया है, अभी आपको और किसी की क्लास अटेंड करनी होगी, है ना। क्या होता है, हमने कल पढ़ा था, कल क्या 2 दिन पहले पढ़ा था, AMU, एटॉमिक मास यूनिट। क्या पढ़ा था, एटॉमिक मास यूनिट, AMU, एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मतलब परमाणु द्रव्यमान इकाई। जो बताया गया था आपको कि ये कार्बन का 1/12 होती है, कार्बन जितना होता है उसकी 1/12 होती है। और एक्चुअल में ये होती क्या है, जैसे मान लो 5 केजी हमने राइस लिए थे और 10 केजी राइस लिए थे, इसके ढेर में जितने भी चावल प्रेजेंट थे, इसके ढेर में जितने भी चावल प्रेजेंट थे, तो उसमें एक कण की वैल्यू कितनी थी, एक जो कण है इस एटम की, इधर भी इस एटम की वैल्यू कितनी थी उसके बारे में ये बताता है। और इसकी वैल्यू कितनी थी बताओ, 1.66 इंटू 10 रेज टू द पावर कितनी, NM। बताओ भैया, क्या क्या कितना बोला, 10 रेज टू द पावर कितनी थी भाई, नहीं पता किसी को भी, क्योंकि रिवाइज ही नहीं करके आ गए हैं। मैम NM। 27 केजी, वो NM हाइड्रोजन वाला था, वो NM 0.037 करके था, Yes, एक 0.037 करके था, एक 0.37 इंटू 10 रेज टू द पावर -9 या 10, अब मैं नहीं बताऊंगी। और इसमें से किसके पीछे, एक के पीछे NM है, एक के पीछे M है, अब वो भी मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि 10 बार बता चुकी हूँ, है ना। एक के पीछे इधर नैनोमीटर आएगा, एक के पीछे पावर 9 आएगी या 10 आएगी, ये आपने खुद फाइंड आउट करना। पढ़ा है किसी ने, कोई बता सकता है मुझे क्या आएगी पावर, सही मैम होगी ऊपर बता सकते। NM आएगा, ऊपर वाले में NM आएगा और नीचे वाले में M आएगा, M आएगा, और ये -9 आएगा या -10 आएगा, -10। हाँ, तो ऊपर वाले में क्या आएगा, NM आएगा, और ये -10 आएगा, और मीटर आएगा। ये यूनिट थी, और ये हाइड्रोजन की त्रिज्या थी, हाइड्रोजन की त्रिज्या, हाइड्रोजन रेडियस, एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस मतलब कि परमाणु त्रिज्या, परमाणु की, हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या की बात थी ये, ठीक है। और यहाँ पे बात कर रही हूँ मैं एटॉमिक मास यूनिट। मैंने 2 बात याद कराई थी, अब आगे आप कंफ्यूज हो जाएंगे, मैंने इसीलिए बोला था कि आप क्या है याद करके आएंगे पुराना, पर आपने सुनी नहीं मेरी बात। तो इसमें क्या है, परमाणु द्रव्यमान इकाई, हमने क्या बोला था, कार्बन का 12वां हिस्सा कर दे, वो बराबर आता 1.66 इंटू 10 रेज टू द पावर -27 केजी, उसके बराबर क्या होती है, AFU की वैल्यू होती है, एटॉमिक मास यूनिट होती है, परमाणु द्रव्यमान इकाई होती है। और ये परमाणु द्रव्यमान इकाई वास्तव में होती क्या है,
कोई भी जो एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट है, और एलिमेंट हमेशा एक ही तरीके के एटम से बना होता है। एक होता है एलिमेंट, एक होता है कंपाउंड, है ना, या फिर मोलिक्यूल। मोलिक्यूल तो दोनों ही होते हैं, एलिमेंट भी एक तरीके से मोलिक्यूल ही है। एलिमेंट क्या होता है? तत्व। एलिमेंट है एक, मतलब कि तत्व। इसमें सारे एक ही तरीके के इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट, एटम्स प्रेजेंट होते हैं। इसमें एक ही तरीके के परमाणु प्रेजेंट होते हैं। परमाणु क्या है? एक ही तरीके के प्रेजेंट है। अगर बात मैं करूं मॉलिक्यूल की, मॉलिक्यूल तो दोनों ही होते हैं, मॉलिक्यूल तो दोनों ही होते हैं, अणु तो दोनों ही होते हैं। यहां पे बात करूं कंपाउंड की, कंपाउंड में क्या होता है? मिक्सचर होता है। ये एक तरीके के ये भी मिलेंगे और दूसरे तरीके के भी यहाँ पे आपको क्या मिलेंगे? देखने को मिलेंगे, इसी में मिक्स होके मिलेंगे। तो ये क्या होता है? आपका कंपाउंड होता है। तो यहाँ पे एक एटम की वैल्यू कितनी बताई गई थी? 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि थोड़ा आगे और भी कंफ्यूजिंग होने वाला है, और इसकी वैल्यू 1 U के बराबर होती है। ये क्या है? 1 U इज इक्वल टू आपका इतना आएगा, 1 U इज इक्वल टू इतना आएगा, या फिर इसको ये बोल लो। अब बात आती है मोलर, या फिर मोल किसे बोलते हैं? मोल, हिंदी में मोल को मोल ही बोलेंगे, ठीक है। तो मोल को मोल ही बोलते हैं। तो ये बोलते किसे हैं? अगर यहाँ पे इसके एक यूनिट की बात की गई कि इसमें छोटा, जो सबसे छोटा परमाणु है उसकी बात की गई, लेकिन यहाँ पे भार की बात कर रहे हैं। अगर केमिस्ट्री में हम किसी चीज को तोलते हैं, उसको नापते हैं, तोलते हैं, मेजर करते हैं, तो उसकी यूनिट होती है ये। उसको नापा जाता है किसमें? मोल में नापा जाता है। किसमें नापा जाता है? मोल में नापा जाता है। और एक मोल को हम ये बोल सकते हैं, इसकी वैल्यू कितने के बराबर होती है? 12 ग्राम कार्बन के बराबर होती है। 12 ग्राम कार्बन के बराबर होती है। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 12 ग्राम कार्बन के बराबर होती है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? यहाँ पे 1U की वैल्यू कितनी थी? कार्बन का 12वां हिस्सा कर दिया जाए। यहाँ पे अगर हम एटॉमिक मास यूनिट की बात करें तो 1 एटॉमिक मास यूनिट कितने के बराबर थी? कार्बन का 12वां हिस्सा कर दिया जाए, उसके बराबर थी। और यहाँ पे मोल की वैल्यू 12 ग्राम कार्बन के बराबर है, 12 ग्राम कार्बन के बराबर है। और एक चीज का ध्यान देंगे, यहाँ पे तो U लिखा हुआ था और यहाँ पे ग्राम लिखा हुआ है, यहाँ पे U लिखा हुआ था और यहाँ पे ग्राम लिखा हुआ है। यहाँ पे अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन के एटॉमिक मास यूनिट की बात करें, हाइड्रोजन के एटॉमिक मास यूनिट की बात करें, तो ये क्या होगा? 1U होगा, है ना। और हाइड्रोजन के ही अगर हम मोल की बात करें, हाइड्रोजन के ही मोल की बात करें, ये भी किसका मोल? किसका है? हाइड्रोजन का ही है। हाइड्रोजन ये मेंशन है, ऐसे कर लेते, कोमा लगा देते। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1 ग्राम पर मोल। लिखने का तरीका क्या होगा? 1 ग्राम पर मोल। दूसरी बात, हाइड्रोजन के अलावा हम किसका ले सकते हैं? नाइट्रोजन का ले लेते हैं। नाइट्रोजन की एटॉमिक मास यूनिट क्या होगी? एटॉमिक मास यूनिट होगी 14U, 14U। और यहाँ पे मोल कितने होंगे? इसमें होंगे 14 ग्राम पर मोल, 14 ग्राम पर मोल। समझ पा रहे हैं? क्या आपको समझ आ रही है मेरी बात कि मोल में और इसमें लिखने का क्या डिफरेंस होगा? यस मैम। वहां भी हम यूनिट चेंज कर रहे हैं, बाकी वैल्यू आपकी सेम ही नजर आ रही है आपको। अगर क्लोरीन की बात करें, ऐसे ही मान लो कुछ और चीज जोड़ देते हैं, HCl, HCl, HCl का आपको पता है इसका 1 होता है। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। इसकी 35.5 होती है। 35.5 को जोड़ेंगे तो 36.5 आएगा। 36.5 आएगा कि नहीं आएगा? जोड़ना तो आता है ना। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि HCl की AMU कितनी है? AMU ऑफ HCl, तो इसे बोलेंगे 36.5U। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके कितने मोल है, मोलर मास कितना है इसका? मोलर मास, मोलर मास मतलब कि आपका मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान कितना है किसका? HCl का।
तो आप क्या बोलेंगे भाई, 36.5 क्या आएगा, ग्राम पर मोल। समझ आया? मैम आपने 3 बोलो क्या बोल रहे बेटा? कुछ पूछना था? साक्षी भी दिख रही। हाँ बोलो बेटा, क्या प्रॉब्लम है साक्षी? मैम आपकी वीडियो नहीं दिख रही। .3 का जो 5 का जो आपने प्लस करा है 1 से, तो मैम वो तो गलत कर रखा है। गलत किया मैंने? ये वाला आप बोल रहे हो कि गलत किया? अच्छा Yes, ठीक है। ma'am. और बाकी बच्चों को वीडियो दिख रही है? क्या बाकी बच्चे मुझे देख पा रहे हैं? किसी और को भी ऐसा इश्यू आ रहा है कि मेरी वीडियो दिखाई ना दे? साक्षी को छोड़ के। विनीता क्या आपको वीडियो दिख रही है? विनीता बेटा प्रेजेंट भी हो या चला के भाग गए? कुमकुम दिख रहे हो? बेटा दिखाई दे रही है बेटा? अरे बोलो तो, मुझे तभी तो पता चलेगा कि दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। यस मैम दिख रहा है। तो साक्षी बेटा आपकी तरफ से प्रॉब्लम है, आपको दिखाई नहीं दे रहा तो आपकी तरफ से प्रॉब्लम है। और एक बच्चा बोल रहा है कि मैंने ये ऐड गलत किया है। देखो ऐड करके दिखाती हूँ, 35.5। तो इसमें 1 को हम ऐसे ऐड नहीं करते भाई। अगर किसी को गलत फहमी है तो 1 को ऐसे ऐड नहीं करते। 1 को ऐड करने के लिए इसका मतलब है आप इसके पीछे कितनी ही जीरो लगा सकते हो, तो ये यहाँ पे लिखा जाता है 1। ठीक है, अब इसको जोड़ो 5 और इसके पीछे हम जीरो मान सकते हैं, है ना? 5.0 लगा लो तो ये आएगा 5। 5 और 1 6 36.5 लिखा है। Yes, ma'am. आ गया समझ? Yes, यस ma'am. मैम। हाँ तो इसका क्या है, हमने ना ग्राम पर मोल लिखना है। बस हमें क्या ध्यान रखना है, ग्राम पर मोल लिखना है और कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम एएमयू निकाल रहे थे या फिर मोलर मास भी निकाला था हमने, है ना? मोलर मास भी निकालना सिखाया था। ये क्या था, मोलर मास था। यहाँ पे एटॉमिक मास नहीं है, मोलर मास है ये इसका। मोलर मोलिक्यूलर मास, सॉरी मोलिक्यूलर मास है और नीचे मोलर मास है। मोलिक्यूलर मास मतलब कि आणुविक द्रव्यमान, आणुविक द्रव्यमान। आणुविक द्रव्यमान निकाले तो ये आएगा, और यहाँ पे मोलर द्रव्यमान निकाले मतलब कि मोलर मास निकाले, मोलर मास निकाला जाए तो ये आएगा। अगर आपसे निकालने के लिए बोल दिया जाए मोलर मास, तो क्या आप इस तरीके से निकाल सकते हैं? भाई रिप्लाई कर दो ताकि मैं आगे चलूं, क्योंकि आगे इससे कॉम्प्लिकेटेड आना है। अगर यहां तक नहीं समझ आया तो आगे चलने का कोई फायदा नहीं है। तो सभी बच्चे मुझे जल्दी से रिप्लाई करेंगे, जितने भी बच्चे प्रेजेंट है जल्दी से रिप्लाई कर देंगे चैट बॉक्स में। क्या आपको यहां तक क्लियर हो गया है? 1 रिप्लाई, 2, 3 रिप्लाई, बाकी मतलब ठीक है, क्लियर हो गया, आगे चले, है ना? तो इसके बाद आता है मोल कॉन्सेप्ट। इसके बाद आता है मोल कॉन्सेप्ट, और ये समझ लो फिर उसके बाद आपके न्यूमेरिकल आने हैं। इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझ लेंगे, यहीं से आपके न्यूमेरिकल आने हैं। कल जो मैंने पढ़ाया था वो वाली वीडियो, आज वाली वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से पढ़ लेना, एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट, मोल कॉन्सेप्ट हिंदी में मोल कॉन्सेप्ट को बोलेंगे मोल संकलक, मोल संकल्पना। तो भाई उसको नापा जो जाता है ना, उसकी वैल्यू जो हमने बोला कि 12 कार्बन के बराबर होती है, 12 कार्बन के बराबर होती है,
तो इसकी वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23 होती है। कितनी होती है? 6.022 इंटू 10⁻23 क्या होती है? एटम होती है। समझ आए? इसके पीछे यूनिट का ध्यान देना है, इसके पीछे यूनिट का। जिसको नहीं दिख रहा है वीडियो, उसका नेटवर्क या मतलब नेट है या तो खत्म हो गया या उसके एंड से कोई दिक्कत है, बारिश वारिश की वजह से हो रही होगी। हाँ, बैटरी लो है जिसकी, वो भी जा सकता है। जिसकी बैटरी लो है या कोई और इश्यू हो रहा है वो जा सकता है। हम ये लेक्चर है जो है रिकॉर्डेड डाल देंगे, आप लोग वहां से देख लेना, ठीक है। तो ये कितनी है? इसकी वैल्यू कितनी होगी? 6.022 इंटू 10⁻23 होगी। और इसे क्या बोला जाता है? इसे क्या बोला जाता है? एवोगैड्रो, एवोगैड्रो नंबर। या फिर हिंदी में बोले इसको, हिंदी में भी इसी तरीके से बोला जाता, आवागाड्रो, आवागाड्रो संख्या, आवागाड्रो संख्या बोला जाता है। और यही आपकी उसमें यूज होने वाली है, यही उसमें यूज होने वाली है। अगर एटम की बात करें तो एटम लिख देंगे यहाँ पे। अगर मोलिक्यूल की बात करी जाए, अगर आपसे पूछ लिया जाए मोलिक्यूल की वैल्यू क्या होगी, तो 6.022 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल मतलब अणु, MOLE मोलिक्यूल, हाँ मतलब कि अणु। और यहाँ पे आपका क्या आएगा? परमाणु। ये इसकी क्या होती है? वैल्यू होती है। ये इसकी क्या होती है भाई? वैल्यू होती है। तो अभी यहाँ पे ना आपने थोड़ा सा मैथ लगाना है। जैसे मैंने आते ही आपसे एक क्वेश्चन पूछा था मैथ का, वो अप्लाई करना है। और कुछ 3-4 मैं आपको फॉर्मूले देने वाली हूँ, वो आपको याद होने चाहिए, तभी क्या कर पाएंगे आप इनको, क्या कर पाएंगे? हल कर पाएंगे। अगर आपसे अवोगैड्रो नंबर की वैल्यू पूछ ली जाए, अवोगैड्रो नंबर की वैल्यू पूछ लिया जाए, तो आप क्या बताएंगे? 6.022 इंटू 10⁻23। और 1U की वैल्यू पूछ ली जाए तो आप क्या बताएंगे? 1.66 इंटू 10⁻20-27। क्या यूनिट क्या थी? केजी, ठीक है। और यहाँ पे एटम्स या मॉलिक्यूल्स इसके पीछे लिखा होता है। और इस एवोगैड्रो नंबर को किससे डिनोट करते हैं भाई? एल से डिनोट किया जाता है। अब दूसरा फॉर्मूला जो होता है नंबर ऑफ मोल्स निकालने का, क्या है? नंबर ऑफ मोल्स निकालने का, नंबर ऑफ मोल्स, मोल की संख्या, मोल की संख्या निकालनी है आपको। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास अपॉन में मोलर मास। क्या होगा? गिवन मास अपॉन आपका मोलर मास। गिवन मास मतलब दिया गया द्रव्यमान अपॉन में आपका मोलर द्रव्यमान। दिया गया द्रव्यमान, दिया गया द्रव्यमान अपॉन आपका क्या है? मोलर द्रव्यमान। ये आपका फॉर्मूला नंबर 1 है, ठीक है। मोल की संख्या तो दिया गया द्रव्यमान अपॉन में मोलर द्रव्यमान, ये आपका पहला फॉर्मूला है। फिर आपका दूसरा फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। ये भी क्या है? मोल की संख्या निकालने का फॉर्मूला है। लेकिन यहाँ पे आपको अवेलेबिलिटी, जो कच्चा माल दिया गया होगा वो अलग होगा। जैसे कि मान लो आपको बोला जाए हलवा बनाना है, क्या बोला गया? हलवा बनाना है। एक बार आपको दे दे सूजी, बेसन वगैरह दे दिया, तो उसमें ऑब्वियस सी बात है कि भाई आप बेसन का हलवा बना रहे है ना। एक में आपको दे दिया गाजर, दूध और चीनी वगैरह जो भी देते हैं वो, तो उसमें भी आपको ऑब्वियसली समझ आ जाएगा कि आप गाजर का हलवा बना रहे हैं। लेकिन बोला क्या गया कि हलवा बना दो। तो ऐसे ही समझना है कि यहाँ पे मोल की संख्या निकालने के लिए बोला जा रहा है, यहाँ पे भी मोल की संख्या निकालने के लिए बोला जा रहा है, लेकिन समान आपको अलग अलग दिया गया है। यहाँ पे गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन में एवोगैड्रो नंबर, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर अपॉन आपका एवोगैड्रो नंबर।
जो ये आपको हिंदी में बोलेंगे तो मोल की संख्या, मोल की संख्या बराबर, इसको भी बोलते हैं एन से डिनोट करते हैं, एन से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको भी एन से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इस वाले को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से और एन से, कैपिटल एम से, सॉरी कैपिटल एम से, ठीक है। और यहाँ पे गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल को हिंदी में क्या बोलेंगे, कण, दिए गए कण, दिए गए कणों की संख्या, कणों की संख्या अपोन में आपका एवोगैड्रो नंबर को, इसको बोला गया आवागाड्रो संख्या, आवागाड्रो संख्या। ये फॉर्मूला समझ आ रहा है आपको? यस मैम। एक बार ये फॉर्मूला उतार लेंगे, स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लो, इसी से अगला डिराइव करते हैं आगे फिर। ले लिया मैम। ले लिया? आगे समझाती हूँ मैं आपको। आपको दिख रहा है कि ये फॉर्मूला सेम ही है, आपको क्या दिख रहा है, फॉर्मूला सेम ही है। सेम ही चीज निकालने के लिए आपको क्या बोला जा रहा है कि क्या निकाल दो, मोलर संख्या निकाल दो। मोलर संख्या निकालने के लिए तो बोला जाता है मोल की संख्या निकाल दो। अब आप देख रहे हो एन और एन ही निकाला गया है, तो आपको नहीं लगता ये चीज इसके बराबर होगी, क्योंकि एन इज इक्वल टू एन ही तो होगा, है ना? तो आपको नहीं लगता ये चीज इसी के बराबर होगी? मैं आपको बोलूं 1 बराबर 4, नहीं 1 बराबर एप्पल, 1 बराबर एप्पल और 4 बराबर भी एप्पल, है ना? तो आपको नहीं लगता 1 और 4 बराबर बराबर होंगे? तो इसका मतलब 1 और 4 बराबर बराबर है ना? लग रहा है ना ऐसा? तो ये भी एन है और ये भी एन है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एम बाय एन, एम बाय एन इज इक्वल टू एन बाय एन नोट, इसे बोलते हैं एन नोट, एन बाय एन नोट। समझ पा रहे हैं? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर मान लो यहाँ पे मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके उल्टा या सीधा किसी तरीके से करना चाहूं तो कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती हूँ? तो मैं अगले स्टेप में क्या करूंगी, इस एम को मैं यहाँ ले आऊंगी, एन इंटू एम बाय एन नोट। क्या ऐसे लिखने में इस बात को कोई दिक्कत है? नहीं है कोई दिक्कत, है ना? तो ये बात बराबर है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बस ये समझ लो। उसके बाद क्या है, एक और फॉर्मूला है, इतना सा समझ लिया आपने तो एक और फॉर्मूला है, उसके बाद सीधा हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल में लगाएंगे। यहाँ पे मोल की संख्या इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन में आपका मोलर मास। मोल की संख्या मतलब नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, गिवन मास अपॉन में मोलर मास, मतलब दिया गया द्रव्यमान, यानी कि हमारा छोटे वाला एम अपॉन में मोलर द्रव्यमान, मतलब कि हमारा बड़े वाला एम। दूसरी बात क्या है, मोल की संख्या, ये भी एन है, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल, या तो हमें कोई मास दिया गया हो या फिर कोई पार्टिकल दिया गया हो, ये इस बात पे डिपेंड करता है। या फिर हमें गिवन मास दिया गया है तो मोलर मास दिया गया है, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्या निकालने के लिए, मोल की संख्या निकालने के लिए। अगर हमें दिया गया है गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मतलब कि पार्टिकल्स के नंबर दिए गए हैं, दिए गए कणों की संख्या दी गई है, और एवोगैड्रो नंबर ना भी दिया गया हो, अगर आपको ये फॉर्मूला कब लगाना है, जब आपको एवोगैड्रो नंबर जरूरी नहीं है वो आपको बताएगा, क्योंकि आपको पता है एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू कितनी होती है, 6.022 इंटू 10⁻23 होती है। ये आपको खुद से पता होना चाहिए, ये आपके क्वेश्चन में नहीं दिया गया है। भाई जाने वाले जा सकते हैं, एवोगैड्रो नंबर की संख्या आपको नहीं दी जाएगी क्वेश्चन में, खुद को पता होना चाहिए। आपको बस दिया जाएगा गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल इतने हैं, तो आप क्या निकालो, मोल की संख्या निकालो। तो आपको खुद से समझना कि आपको ये फॉर्मूला लगाना है। अब हमें पता है ये भी मोल की संख्या निकालने के लिए, ये भी मोल की संख्या निकालने के लिए, तो ये दोनों चीजें क्या होंगी, बराबर होंगी। एम बाय एम इज इक्वल टू एन बाय एन नोट, एम बाय एन इज इक्वल टू एन बाय एन नोट।
अगर मैं इस m को इधर ले जाना चाहूँ तो किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी, हम इसको m को इधर ले जा सकते हैं, बाय n नोट कर सकते हैं। अगर आपको परसेंटेज निकालने के लिए बोल दिया जाए, अब एक और फॉर्मूला याद कर लेंगे कि क्या निकालने के लिए बोल दिया जाए, परसेंटेज निकालने के लिए बोल दिया जाए, क्या बोला जा रहा है, परसेंटेज ऑफ एटम इन अ गिवन कंपाउंड, क्या है, परसेंटेज ऑफ एटम्स इन अ गिवन कंपाउंड, कि कोई कंपाउंड दिया गया है, कोई कंपाउंड दिया गया है, उसकी परसेंटेज कितनी है, कि कितने परसेंट कोई भी कंपाउंड डाला गया है। हिंदी में बोलेंगे यौगिक, यौगिक में डबल ओ आएगा या सिंगल, डबल ओ आएगा। यौगिक में मौजूद, यौगिक में मौजूद परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं का प्रतिशत, परमाणु का प्रतिशत इज इक्वल टू, हमें पता है परसेंटेज निकालने के लिए सबसे पहली बात गुणा में 100 करते हैं हम, गुणा 100, तो हमने ये लिख दिया, दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा, ये दिखाई दे रहा है, हाँ ये दे रहा है, ठीक है। और इधर लिखेंगे मास ऑफ एलिमेंट, मास ऑफ एलिमेंट बाय आपका क्या होगा, मास ऑफ कंपाउंड, मास ऑफ कंपाउंड, मतलब कि यौगिक का द्रव्यमान, से डाल लेते हैं, यौगिक का द्रव्यमान और ऊपर क्या है, मास ऑफ एलिमेंट, उक्त तत्व का द्रव्यमान, उक्त तत्व का द्रव्यमान, उक्त तत्व का द्रव्यमान गुणा में आपका क्या है 100। ये फॉर्मूला थोड़ा कंफ्यूजिंग तो नहीं होगा, समझ पा रहे हो क्या लिखा हुआ है, एक बार बता दो मुझे, समझ पा रहे हो, वो दिख रहा है उधर, एक खिचड़ी बन गई है, नो मैम समझ में आ रहा है। आ रहा है, तो बस आपको यही फॉर्मूला याद करना है, एक बार आप समझ याद करो इसे, अभी याद कर लो, ताकि हम जब उसमें लगाएं, क्वेश्चन में लगाएं तो फटाफट लगा सके। देखो पहला हमारा फॉर्मूला क्या है, हम मोल की संख्या, क्या है, मोल की संख्या इज इक्वल टू कितना होता है, मोल की संख्या को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो दिए गया द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान, मतलब कि एम बाय एन, दिया गया द्रव्यमान, की जो भी द्रव्यमान हमें दिया गया है बटा में हमारा मोलर द्रव्यमान, मतलब कि एक मोल का वैल्यू द्रव्यमान कितना है वो, मतलब कि एम। दूसरा फॉर्मूला हमारा है मोल की संख्या, मतलब कि एन, दिए गए कणों की संख्या, मतलब जितने भी कण उस चीज में यूज हुए हैं उनकी संख्या, मतलब कि एन, अपोन में आपका अवोगाद्रो संख्या, मतलब एन नोट। और जब भी आपको ये फॉर्मूला लगाना होगा तो कणों की संख्या तो दी जाएगी, एवोगाड्रो नंबर हो सकता है दिया भी गया हो या फिर ना दिया गया हो, और यहाँ पे भी हो सकता है मोलर द्रव्यमान आपको ना दिया गया हो, क्योंकि मोलर द्रव्यमान हमें खुद निकालना होता है। जैसे कि HCl की बात करें, है ना, तो HCl में हमें पता होना चाहिए कि उसमें कितने एटम्स प्रेजेंट है H में, और क्लोरीन में कितने एटम्स प्रेजेंट है, तो वहां से हम क्या है द्रव्यमान निकालते हैं खुद से, और ये M हमें दिया जाएगा, ठीक है। तो आधी इंफॉर्मेशन दी जाएगी, मैथ में क्या होता है आपको पूरी इंफॉर्मेशन दी जाती है, साइंस में क्या होता है आधी इंफॉर्मेशन आपको खुद से खोजनी होती है। तो इससे आगे अगर हम फॉर्मूले को प्रोसीड करेंगे, हमें पता है ये दोनों फॉर्मूले एक ही चीज निकालने के हैं, तो हम इन दोनों को बराबर लिख सकते हैं, बराबर लिखने के बाद m इधर रह जाएगा, n बाय एन नोट इंटू इस m को हम इधर ले जा सकते हैं, ठीक है। तो हमारे 3 फॉर्मूले तैयार हो गए, एक ये और ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और 2 फॉर्मूले ये नीचे दिए गए हैं, और चौथा फॉर्मूला ये है, परसेंटेज निकालने हमें कि कितने यौगिक परमाणु प्रेजेंट है, कितने यौगिक परमाणु वहां पे प्रेजेंट है उसका प्रतिशत कितना है। तो उसके लिए उक्त तत्वों का द्रव्यमान, मतलब उक्त तत्वों का जो मास है, वहां पे एलिमेंट्स प्रेजेंट है, एक ही जो एटम, एक ही प्रकार के एटम प्रेजेंट है किसी भी
कंपाउंड में वो गुणा में 100 बटे में टोटल यौगिक का द्रव्यमान। ये फॉर्मूला समझ रहे, मान लो HCl है, क्या है, HCl है। आपसे बोले कि ये हाइड्रोजन है वो कितना प्रतिशत है HCl में, ये हाइड्रोजन है वो कितना प्रतिशत है HCl में, ये निकालने की बात कर रहा है ये। ठीक है, तो अब इसको क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। क्या मैं इसे इरेज कर दूं? क्या मैं इसे इरेज कर दूं? गायब हो गए क्या सारे? यस मैम। तो अपनी बुक निकालो जल्दी से, और इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है आपका ये वाला। मैम दिख नहीं रहा। हाँ वो मैं देखने लगी थी आपके, कौन सा, ये वाला। पेज नंबर मैम। पेज नंबर ये मेरी वाली बुक में 41 है, आपके में आगे पीछे हो सकता है, आप अपने आप से देख लो। पहले हिंदी में लिख देती हूँ क्वेश्चन, जिसके पास बुक नहीं है उनके लिए। 2.2 ग्राम लोहे के हिस्से में उपस्थित लोहे के परमाणुओं की संख्या, लोहे के परमाणुओं की संख्या ज्ञात करें, संख्या ज्ञात करें। हो सकता है आपको प्रश्न इतना ही मिले, क्वेश्चन जो है आपका इतना ही मिले, लेकिन आपको हेल्प के लिए यहाँ पे बताया गया है लोहे का परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान कितना, 56 यू। और आपकी बुक में मिसप्रिंट है ये, तो ये यू है भाई, अपना सही कर लेना, 56 यू है ये। और इंग्लिश में बात करूं तो इंग्लिश में यहाँ पे मेंशन है मास ऑफ वन molecule of a substance is गलत क्वेश्चन लिख दिया मैंने, ये क्वेश्चन। आप निकालने की कोशिश करो एक बार, जो मैंने आपको फॉर्मूले बताए ना उनके बेस पे इसको निकालने की कोशिश करो। और बुक से सॉल्यूशन नहीं देखेगा कोई भी बच्चा, ईमानदारी से कोशिश करेंगे, क्या आप उस पर अप्रोच लगा पा रहे हैं जो हमने सीखा, ये सोच के करेंगे। कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन अ piece of iron weighing 2.8 ग्राम। इसमें एटॉमिक मास दिया गया है आयरन का 56 यू। तो निकालो जल्दी से, कोई निकाल पा रहा है इसका आंसर? क्या कोई निकाल पा रहा है इसका आंसर? मैम अभी निकाल रहे हैं। ओके ओके, करो कोशिश। कर देता हूँ। अब ये देखो, यहाँ पर रात में जब अंधेरा हुआ था तो स्केलेटन फोन हो गए, बट उस तरह नहीं हुए, यानी जो मैंने लैंटर्न लगाई वो सारी बुक ले, कहीं पर अंधेरा नहीं। अच्छा
अंजलि कुमारी mute करो। अंजलि कुमारी इधर से म्यूट कर रही हूँ मैं। आप कोशिश करो एक बार निकाल दीजिए क्वेश्चन। मैम अभी आप क्या पूछे? ये आपको निकालना है नंबर ऑफ एटम, मतलब कि 2.2 ग्राम लोहे के हिस्से में उपस्थित होने वाले परमाणुओं की संख्या। क्या निकालनी है? परमाणुओं की संख्या। मतलब कि आपको निकालना है नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स जब आपने पढ़ा, सबसे पहले आपका टारगेट क्या होना चाहिए कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है। सबसे पहले टारगेट क्या होना चाहिए? क्वेश्चन क्या पूछा गया। हमारा क्वेश्चन यही तो है कि परमाणुओं की संख्या निकालो, नंबर ऑफ एटम्स निकालो। और नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए आपका क्या फॉर्मूला है? नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए आपका क्या फॉर्मूला है? क्या आपने ये फॉर्मूला पढ़ा था? m इंटू एम बाय एन नोट इज इक्वल टू n। यस मैम। तो यही तो है नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स मतलब कि आपके परमाणु की संख्या। क्या बोल सकते हैं? परमाणु की संख्या निकालनी है। और यहाँ पे ये क्या है? जो m है आपका गिवन मास। क्या है? गिवन मास। गिवन मास दिया गया द्रव्यमान, दिया गया द्रव्यमान। और ये एम नोट क्या है? एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर। एवा कैसे लिखा गया था? एवोगैड्रो ए आ आवागैड्रो आवोगैड्रो संख्या। और ये आपका एम क्या है? बेटा ये मैंने उल्टा लिख दिया, सॉरी। एम नोट यहाँ पे आएगा। ये क्या है आपका? एवोगैड्रो नंबर। और बड़ा एम यहाँ पे आएगा। बड़ा एम आपका क्या है? बड़ा एम आपका क्या है? मोलर मास। मोलर मास। मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान। लगाना अभी ये फॉर्मूला आप तो लगा सकते हो कि अभी भी नहीं लगा सकते? मैम लगा सकते हैं। लगाना एक बार जल्दी से। मैं एक्सप्लेन करूं या कर रहे हो कोशिश? आर यू ट्राइंग और शुड आई एक्सप्लेन? एक बार बता दिया जाए। चलो ठीक है, आपने कोशिश कर ली अपने एंड से।
घर पे एक बार दोबारा कोशिश कर लेंगे, बाकी अगर मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ उसको सुन लो एक बार। हमें क्या बोला गया है कि परमाणुओं की संख्या निकालो, और परमाणुओं की संख्या, नंबर ऑफ एटम, परमाणु की संख्या निकालने के लिए m इंटू एन नोट बाय एम होता है। मतलब कि दिया गया द्रव्यमान गुणा में एवोगैड्रो नंबर बटे में आपका मोलर मास, मोलर द्रव्यमान। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हमें पता है 1 मोल ऑफ जो आयरन होता है, 1 मोल ऑफ आयरन की वैल्यू कितनी दी गई है 56। 1 मोल ऑफ आयरन, ये आपका आंसर है यहां से। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी दी गई है आपको 56 ग्राम। यहाँ पे हम ग्राम लिखेंगे, इस चीज को ध्यान रखेंगे, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ग्राम लिखेंगे, क्योंकि ये यू तो एएमयू की वैल्यू होती है ना, तो यहाँ पे 56 ग्राम लिखेंगे। दूसरी बात, जो 1 मोल ऑफ आयरन के एलिमेंट में कितने वो होते हैं, 1 मोल ऑफ आयरन कितने के बराबर होता है 6.022 इंटू 10 रेज टू द पावर 23, क्या आएगा आपका एटम, एटम ऑफ आयरन, आयरन के एटम इतने। समझ आ रहा है, या इसको एक एक अक्षर हिंदी में लिखूं? मैम आ रहा है। आ रहा है ना, क्योंकि वो थोड़ा हिंदी में लिखने में थोड़ा मेरी को अनकंफर्टेबल हो जाता है। ठीक है, 1 मोल, क्योंकि मोल ही लिखेंगे, मैं मोल लिखोगे, आयरन को आप लोहा लिखोगे। 1 मोल आयरन जो लोहे की वो है 56 ग्राम है। 1 मोल आयरन को ही हम क्या बोलेंगे 6.022 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 एटम बोलेंगे। ये हमने पढ़ा है, तो हमें पता है ये और ये क्या हो गए, बराबर हो गए, क्योंकि ये भी 1 मोल का है, ये भी 1 मोल का है। तो 56 ग्राम इक्वल टू कितना हो गया 6.022 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 हो गया, है ना। तो अगर हमें बोला जाए कि एक के लिए निकालो, क्या निकालो, एक के लिए निकालो, बेटा म्यूट रखो, एक के लिए निकालो, तो हम कैसे निकालेंगे, इसको भागी तो करेंगे बाय यस मैम। 56, हम सिंपली हम ऐसे ही करते हैं। फिर हमें बोला गया है कि 2.2 ग्राम के लिए निकालो, क्या है 2.2 ग्राम के लिए निकालो, है ना। तो क्या करेंगे, गुणा करेंगे, क्योंकि ये इससे तो ज्यादा होगा ना, एक की जो वैल्यू है उससे तो ज्यादा ही होगा। 6.022 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 ऐसे तो निकालोगे, ऐसे निकालोगे या कुछ और करोगे? मैम आपकी आवाज हल्की हल्की आ रही है। क्योंकि किसी ने माइक अनम्यूट कर रखा है, माइक म्यूट रखो तभी मेरी आवाज क्लियर आएगी। मैं बोल रही हूँ यहाँ पे हमें बोला गया है, देखो मैंने क्वेश्चन में भी गलती कर दी, एक जगह 22 लिखा है, एक जगह 28 लिखा, तो इसको 22 कर लो, या तो दोनों जगह 2.8 कर लो। ठीक है, यहाँ पे 2.8 ही कर लो, 2.8 के लिए निकालना, तो क्योंकि आसानी से कट जाएगा इसलिए 28 करा दे, 22 काटने में मुश्किल होती। तो इधर क्या है 28 के लिए 2.8 के लिए निकालना है, 2.8 के लिए निकालना है। तो ये वही वाला कॉन्सेप्ट हुआ ना, जो जैसे मैंने आते ही आपको टॉफी का एग्जाम्पल दिया था कि 556 किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, तो 1 के लिए निकालेंगे तो डिवाइड कर देंगे, और 2.8 के लिए निकालेंगे तो इसको ऐसे कर देंगे। एक तो सिंपल तरीका ये था कि इसको इस तरीके से सॉल्व कर लिया जाए और इसको आगे काट पीट के आंसर निकाल दिया जाए। ठीक है, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आप कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे। ठीक है, यस मैम। अगर ऐसे नहीं करना, आपको साइंस के तरीके से करना है, तो साइंस के तरीके से कैसे करेंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ये वाला फॉर्मूला क्या है आपका, एवोगैड्रो नंबर हमने लिख दिया, है ना। फिर ये गया दिया हुआ गिवन द्रव्यमान, गिवन द्रव्यमान, गिवन द्रव्यमान हमारा कितना है 2.8, गुणा में यही तो किया है हमने, है ना। और फिर नीचे क्या है एम, मोलर मास, मोलर मास हमें यही तो दिया गया है, कितना है 56। ये सीधा का सीधा हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया और इधर काटापीटी करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। समझ पा रहे हैं, यहाँ पे m इज इक्वल टू
आपका कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला, m इंटू एन नोट बाय क्या आएगा आपका m, जो एन नोट की वैल्यू कितनी है 6.022 इंटू 10⁻23। m की वैल्यू कितनी है 2.8। m की वैल्यू कितनी है बड़े वाले m की 56। इन वैल्यू को पुट कर देंगे और क्या इसको सॉल्व कर देंगे आप। यस मैम। मेरे ख्याल से अब हैवी हो रहा है, आगे क्वेश्चन की प्रैक्टिस अगली क्लास में कर लेंगे। जहां तक ये समझ आया पहले ये बता दो, ये समझ आया कि नहीं आया, आगे नहीं कर रहे, ये बता दो बस यहां तक समझ आया कि नहीं आया मैम आ गया। सभी बच्चों को। यस मैम। मुस्कान, मुस्कान क्या आपको समझ आया। यस मैम समझ में आया है। अंजलि कुमारी समझ आया बेटा। माइक तो अनम्यूट कर दिया पर बोलूंगी नहीं मैम मैं, है ना। चलो ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा, नहीं समझ आया है तो क्या मैम है एक बार देखो। स्क्रीनशॉट ले ले। हाँ हाँ स्क्रीनशॉट ले लो। मैम दिख नहीं रहा है, ले आप जो लिए। लिखे। कोई बात नहीं बेटा, दूसरा कोई बच्चा आपको स्क्रीनशॉट लेके भेज देगा, क्योंकि मैं लूंगी तो वो उल्टा आएगा। दूसरा बच्चे को स्क्रीनशॉट ले लो फिर मैम उसको ले शेयर लिए कर। स्क्रीनशॉट। हाँ ठीक है। क्लास लेफ्ट कर दी जाए। यस मैम। चलो ठीक है भाई, टेक केयर। और जितना पढ़ाया उसको अच्छे से पढ़ लेना, ताकि अगली क्लास में हम 2-3 न्यूमेरिकल सोल्व करके देख ले, ठीक है। ओके मैम। और आप बेटा को भी बोलो, मुस्कान भी बोल रही है, मुस्कान बोलो बच्चे। मैम कल